नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन सेशन में। और आज हम बताएंगे आपको कि आप अगर जीवन में मुकाम हासिल करना चाहते हैं, अगर सत्ता के शीर्ष पर बैठना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर आपका लक्ष्य आईएएस बनने का होना चाहिए। अगर आप पढ़ने में ठीक ठाक हैं, स्कूली दिनों में तेज तर्रार विद्यार्थी रहे हैं, या फिर आपको पढ़ने में मन लगता है, आपका इच्छा शक्ति मजबूत है और कुछ करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर आप एक प्लान बनाकर, एक रोड मैप बनाकर अगर यूपीएससी के सिविल सर्विसेज की परीक्षा की तैयारी में लग जाते हैं, तो निश्चित तौर पर सफलता आपको मिलेगी। तो एक विद्यार्थी के तौर पर अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, या फिर इनके माध्यम से कहीं आपका चयन हो गया, तो समय निकाल कर एक बार जरूर यूपीएससी के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि सोचने से ही सब कुछ होता है। और जब तक आप सपने नहीं देखेंगे तो किसके पीछे चलेंगे और क्या आप साकार करेंगे। तो सपना देखिए और सपने को साकार करने के लिए उसके अनुरूप सही दिशा में आप मेहनत कीजिए, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। तो आज हम यही सेशन लाए हैं कि क्या आप आईएएस बनना चाहते हैं। अब आईएएस क्यों बनना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि आईएएस क्यों बनना चाहिए। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम चर्चा ये करते हैं कि आईएएस के एग्ज़ाम, मतलब आईएएस बनने के लिए आपको यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसको हिंदी में हम संघ लोक सेवा आयोग भी कहते हैं। यूँ तो यूपीएससी बहुत सारे एग्ज़ाम लेती है, जैसे एनडीए हो, सीडीएस हो, मेडिकल सेवा हो, इंजीनियरिंग सेवा हो, लेकिन इन सबों में से सबसे जो अधिक महत्व का एग्ज़ाम होता है वह होता है सिविल सर्विसेज। हर साल यूपीएससी लगभग 1000 से लेके 1200 सीटों के लिए आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और अदर जो है सबऑर्डिनेट सर्विसेज के लिए वैकेंसी निकालती है। तो ठीक उसी प्रकार 2025 के लिए भी 22 जनवरी को इसका नोटिफिकेशन आ गया है। 22 जनवरी को इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है और लास्ट डेट 11 फरवरी, यानी महज एक सप्ताह का समय बचा है फॉर्म भरने के लिए। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन पास आउट हैं या अंतिम वर्ष के छात्र हैं, तो निश्चित तौर पर इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। और यह एक अलर्ट है कि 11 जनवरी इसका लास्ट डेट है, संध्या 6 बजे तक, यानी 11 जनवरी के संध्या 6 बजे तक आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 11 जनवरी का क्या इंतजार करना है। आज बसंत पंचमी है। कल यदि आप आईएएस बनने का मन में सपना रखते हैं, सत्ता के शीर्ष पद पर बैठना चाहते हैं, मान सम्मान हासिल करना चाहते हैं, तो कल से लेकर परसों तक आप फॉर्म भर दीजिए। अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि सत्ता, तो प्राचीन काल से ही सत्ता एक चीज है जिसके लिए निरंतर संघर्ष चलता रहता है। सत्ता के लिए कभी खुरेंजी इतिहास भी रहा है। आज सत्ता का हस्तांतरण लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होता है और इस सत्ता पर बैठे लोग जो है अपने एक निर्णय से लाखों करोड़ों का जिंदगी बदल सकता है, उसकी जिंदगी में खुशियां ला सकता है, करोड़ों मनुष्य के भविष्य का निर्धारण कर सकता है। ये सत्ता है। तो यूँ तो सत्ता राजनीतिक नेतृत्व में निहित होता है। हम जिन नेताओं को चुनकर संसद में भेजते हैं, विधानसभा में भेजते हैं, उन्हीं में से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री
और अन्य मंत्री बनते हैं जो कि इस देश का शासन संविधान के अनुसार चलाते हैं। लेकिन इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, तो एक कंटिन्यूटी के लिए, निरंतरता के लिए उसके नीचे एक ब्यूरोक्रेसी का पूरा सिस्टम बना हुआ रहता है, जिसको नौकरशाही बोलते हैं। तो नौकरशाही का एक पूरा सिस्टम बना हुआ रहता है और असली सत्ता तो उसी के पास होता है। बाकी तो सरकारें 5 साल में बदलती रहती, आती रहती, जाती रहती, लेकिन असली सत्ता के बारे में जो भी जानकारी है, जो हुनर है, कैसे किसी प्लान को एग्जीक्यूट करना है, ये सब सारा इसमें निहित होता है ब्यूरोक्रेसी में। ठीक है, तो सत्ता, पावर के लिए हमेशा से लोग संघर्ष करते रहे हैं, आज भी होता है, तरीका भले बदल गया हो। और हम जानते हैं कि सत्ता मुख्य रूप से कहाँ निहित होती है। तो एक हमारे देश में नेता हुए थे मान्यवर कांशीराम। तो मान्यवर कांशीराम का कहना था कि सत्ता जो है 3 ही लोगों में निहित होती है। पहला जो होता है सर्वोच्च पद पर, वो पीएम, प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री, और दूसरा सीएम यानी चीफ मिनिस्टर, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। और उसके बाद यदि सत्ता किसी में निहित होता है तो वो होता है डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम या जिला कलेक्टर बनने के लिए आपको क्या बनना पड़ेगा? आईएएस। डीएम कौन बनते हैं? तो जो आईएएस होते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, वही डीएम बनते हैं। और आईएएस बनने के लिए आपको एक परीक्षा पास करना पड़ेगा जिसका नाम है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। और इस परीक्षा को कंडक्ट कौन करती है? तो कंडक्ट करती है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इस परीक्षा को यदि आप कंडक्ट कर लिए तो आप आईएएस बन सकते हैं। आईएएस यही जाके डीएम बनते हैं। सभी विभागों के सचिव, डायरेक्टर, मुख्य सचिव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी या विभिन्न जो सरकार के तंत्र होते हैं, मशीनरी होती हैं, उनके हेड पर, उनके मुख्य व्यक्ति या उनके निदेशक या डायरेक्टर या जो मुख्य व्यक्ति होते हैं, जो बॉस होते हैं किसी भी तंत्र के, तो वो यही आईएएस ही जाके आगे प्रमोट होकर बनते हैं। बाकी आपको सीएम और डीएम, पीएम बनना है तो इसके लिए आपको राजनीति के अखाड़े में उतरना पड़ेगा, वो भी कर सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे युवा हैं और बढ़िया से आपने संविधान पढ़ा, संवैधानिक तंत्र को समझा और जनता के बीच जाकर अपनी बातों को समझाने में कामयाब हो गए, उनके लिए काम किया, तो आप जनप्रतिनिधि भी बन सकते हैं और धीरे धीरे आगे चलकर सीएम और पीएम भी बन सकते हैं। परंतु हम पढ़े लिखे विद्यार्थियों का एक लक्ष्य यह तो होना ही चाहिए कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई इतनी शिद्दत से करें, इतनी मेहनत से करें, इतनी लगन से करें कि कोई एग्जाम क्रैक करना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल बन जाए। अगर आप एग्जाम देकर सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तब, वरना पढ़ने के तो बहुत सारे उद्देश्य हैं। हम डिसिप्लिन सीखते हैं पढ़ने से हम रोजगार प्राप्ति के साधन भी करते हैं। कोई मैट्रिक पास करके ही कोई रोजगार ढूंढ लेते हैं, कोई इंटर के बाद। लेकिन जिनको लगता है कि हमें सरकारी नौकरी चाहिए और वो भी अच्छा वाला सरकारी नौकरी चाहिए जहाँ पर की सत्ता हो, तो आपको यूपीएससी की तैयारी करके डीएम जरूर बनना चाहिए। चलिए, अब सवाल उठता है कि ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन ये किस चिड़िया का नाम है? यूँ तो सभी लोग जानते हैं, मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यूपीएससी ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, शॉर्ट में इसको सीएसई कहते हैं, सीएसई। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया जैसा कि मैंने अभी बताया 22 जनवरी को, और अंतिम तिथि 11 फरवरी है फॉर्म भरने का। तो इसके 3 चरण होते हैं। पहला जो चरण होता है वो प्रीलिम्स, जिसको आप सीधे शब्दों में पीटी भी कर सकते हैं, प्रिलिमिनरी टेस्ट। उधर यूपीएससी में प्रीलिम्स शब्द ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा बोलचाल में प्रचलित है, इस कारण से इसे प्रीलिम्स बोला जाता है। और दूसरा जो स्टेज होता है वो मेंस होता है, और तीसरा इंटरव्यू। ये 3 चरणों की परीक्षा होती है और तीनों चरण पास करने के बाद आपका चयन होता है आईएएस के लिए। ठीक है, तो प्रीलिम्स जो है इसको आप देखिएगा तो नोटिफिकेशन में, जो नोटिफिकेशन 22 जनवरी को निकला है, तो उसका एक संख्या भी रहेगा। संख्या है 0/22
2025, 05/2025 और ब्रैकेट में है CSP मतलब सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स। CSP का मतलब हुआ सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स। एग्जाम कब होना है? तो एग्जाम होना है 25 मई। 25 मई को एग्जाम होगा और अभी आपका फरवरी का प्रारंभ है, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने का समय है। 3 महीने में तो यूपीएससी की तैयारी संभव नहीं है, परंतु आप प्रयास कर सकते हैं। यूपीएससी की तैयारी के लिए होल एंड सोल कम से कम 2 साल चाहिए। तो अभी से आप अगर प्रयास करते हैं तो निश्चित तौर पर समय बीतते देर नहीं लगता है। 2 साल कब गुजर जाएगा पता नहीं चलेगा और आपके पास इतनी मजबूत तैयारी होगी कि इस एग्ज़ाम को आप निकाल सकते हैं। और फिर मैं बता रहा हूँ कि फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो 11 फरवरी है, संध्या 6 बजे। ठीक है, इसके बाद फिर फॉर्म आप नहीं भर पाएंगे। तो मेरा सुझाव है कि कल परसों ही फॉर्म को आप भर दें। ये जो मेंस है, तो मेंस कब होगा? प्रीलिम्स हो जाने के बाद 1 महीने के अंदर उसका रिजल्ट आ जाएगा और ये जो प्रीलिम्स एग्जाम है इसमें क्वालिफाई करने के बाद ही आप मेंस दे सकते हैं। यानी प्रीलिम्स को एक निर्धारित कट ऑफ रहता है, उस कट ऑफ को क्वालिफाई करने के बाद आपके पास अवसर होता है मेंस में बैठने का। तो मेंस जो है वो सितंबर महीने के दूसरे या तीसरे सप्ताह में होगा। ठीक है, और उसके बाद जब मेंस भी क्वालिफाई हो जाएगा तो अंतिम में इंटरव्यू होगा, इसको साक्षात्कार भी बोल सकते हैं। तो ये जनवरी फरवरी महीना में। तो अभी 2024 का जो पिछला सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन था उसका इंटरव्यू अभी वर्तमान में जारी है और अगला जो इंटरव्यू 2025 का होगा ये जाके जनवरी फरवरी 2026 में होगा। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम का टाइमलाइन है। अब आगे जो है फॉर्म भरने की, परीक्षा फॉर्म भरने की क्या विधि है, तो इसके लिए विधि के लिए मैं आगे बताऊंगा एक स्पेशल वीडियो में। लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि आप यूपीएससी के वेबसाइट पर चले जाइए। ठीक है, वहाँ सब कुछ मौजूद है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मौजूद है। आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं किस प्रकार से फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा और उसके लिए फ़ोटो, सिग्नेचर ये सब स्कैन करके रखना पड़ेगा। अगर आप खुद से लैपटॉप से चाहे भर सकते हैं, अगर आप खुद से नहीं भर सकते हैं तो किसी साइबर कैफ़े में जहाँ से ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है, जिनको इन सब चीज़ों का हुनर है, उन केंद्रों में जाकर आप भर सकते हैं। ठीक है, परीक्षा शुल्क 100 रुपया है, बहुत ज़्यादा परीक्षा शुल्क रहता नहीं है। कुछ विद्यार्थियों को छूट भी है, जैसे SC ST महिलाओं को वो शुल्क भी नहीं लगता है। अब है क्या कि यूपीएससी किन पदों के लिए भर्ती लेती है। जैसे अभी हम बार बार IAS शब्द का प्रयोग कर रहे थे। हाँ, निश्चित तौर पर सबसे अधिक पद जो है IAS के ही होते हैं, लेकिन उसके साथ कई पद होते हैं जिनमें नीचे जिसका रैंक आता है, जिनका मेरिट नीचे आता है, तो उसको दूसरी सेवाओं में अलॉट किया जाता है। तो सबसे पहला जो है IAS है, ये सर्वोपरि पद है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। दूसरा है IPS, इंडियन पुलिस सर्विस, जिसमें SP वगैरह बनते हैं। फिर IFS, इंडियन फॉरेन सर्विस, जिसमें कि विदेशी राजदूत वगैरह बनते हैं। फिर इसके अतिरिक्त सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ विंग्स हैं, जैसे ऑडिट, फिर डिफेंस है, पोस्टल। यहाँ के लिए भी कुछ पद होते हैं, कमिश्नर या फिर इस तरह के एग्जीक्यूटिव हेड, इस टाइप के पोस्ट होते हैं, तो उनके लिए भी भरा जाता है। उसके बाद रेवेन्यू सर्विस यानी IRS, इसके लिए भी पोस्ट है, जो कि नॉर्मली इनकम टैक्स या फिर GST या एक्साइज, इनमें जाके ये असिस्टेंट कमिश्नर बनते हैं, अब बाद में जाके डिप्टी कमिश्नर और इसके ऊपर। उसी प्रकार सेंट्रल गवर्नमेंट का चूँकि रेलवे है, तो रेलवे में भी कुछ पद होते हैं। तो रेलवे के पदों को अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या क्या है, तो ट्रैफिक, रेलवे में जो ट्रैफिक व्यवस्था होता है उसमें AOM वगैरह बनते हैं। फिर पर्सनल, अकाउंट्स और RPF में असिस्टेंट कमांडेंट, इन पदों की भर्ती जो है वो यूपीएससी ही करती है। उसके अतिरिक्त जो यूनियन टेरिटरीज है, जो केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे अंडमान निकोबार, दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, ऐसे जगहों के लिए भी जो सिविल सर्विसेज पदाधिकारी होते हैं उनकी भर्ती यूपीएससी ही करती है।
तो ये कुल मिला के यूपीएससी इतने पदों के लिए लगभग प्रत्येक साल 1000 से 1200 पदों के लिए वैकेंसी निकालती है और काफ़ी कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच इसमें उम्मीदवार बैठते हैं और एक एक चरण पर लोगों को चुना जाता है। पहले प्रीलिम्स होता है, वहाँ से कुछ लोग क्वालिफाई करते हैं, फिर मुख्य परीक्षा मेंस, वहाँ पर कुछ लोग क्वालिफाई होते हैं और अंततः इंटरव्यू पास करने के बाद मुख्य परीक्षा और जो इंटरव्यू है उसका नंबर जोड़ने के बाद मेरिट में जिस स्थान पर आता है उन्हें वह पद अलॉट कर दिया जाता है। तो सबसे चार्मिंग पोस्ट आईएएस है और यही जाके डीएम बनते हैं और उसी प्रकार आईपीएस है तो ये जाके विभिन्न जिलों में एसपी बनते हैं। तो बहुत पावरफुल पोस्ट है। ठीक है, अब आइए कि योग्यता क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन इसको भर सकता है। तो सबसे पहले हम उम्र को लेते हैं। सभी लोग नहीं भर सकते हैं, वही भर सकते हैं जिसका उम्र 21 साल हो गया हो और 32 वर्ष से कम हो। जिसकी न्यूनतम उम्र सीमा यानी 21 वर्ष पार कर लिया हो परंतु 32 वर्ष का ना हुआ हो, वही भर सकते हैं। यानी 21 से 32 वर्ष वाले। और ये उम्र की गणना कब से की जाएगी, तो 1 अगस्त 2025 से। 1 अगस्त 2025 अभी आया नहीं है, तो वहाँ से उम्र की गणना की जाएगी। यानी 21 साल से ज़्यादा होना चाहिए और 32 साल से कम होना चाहिए। लेकिन इसमें कुछ कैटेगरी वाइज छूट भी है। तो ये तो नॉर्मली सभी के लिए है, खास करके जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए, अनरिजर्व के लिए। एससी एसटी को इसमें 5 साल का छूट है। यानी कहने का मतलब है एससी एसटी के लोग जो है 37 साल से पहले तक फॉर्म भर सकते हैं, 21 साल से लेकर 37 साल तक। ठीक है, फिर ओबीसी का देखें तो ओबीसी को 3 वर्ष का छूट है। 3 वर्ष का छूट है। इसका मतलब है कि ओबीसी के जो कैंडिडेट होंगे वो 35 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। न्यूनतम उम्र सीमा सभी के लिए 21 ही है। ठीक है, और फिर एक्समैन, जो केंद्र सरकार का अपना जो आर्मी वगैरह होते हैं, उनमें से कुछ लोग जो अपंग वगैरह हो गए हैं उनके लिए 3 साल है, और जो एक्समैन जो रिटायर है उनके लिए 5 साल। तो 3 से 5 साल उम्र सीमा में छूट जो है मैक्सिमम एज लिमिट में वो आर्मी वालों को, रिटायर्ड आर्मी वालों को मिलता है। अब है कि इसमें प्रयासों की सीमा भी प्रतिबंधित है। ऐसा नहीं है कि आप जितना बार चाहें उतना बार एग्जाम में बैठ सकते हैं। कितना बार बैठ सकते हैं, तो अटेम्प्ट्स, कितना प्रयास। तो अगर अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो 6 बार बैठ सकते हैं, 6 टाइम्स वो प्रयास कर सकते हैं यूपीएससी परीक्षा में। यानी अगर आप यूपीएससी का प्रीलिम्स भी दिया तो उसको 1 अटेम्प्ट माना जाएगा, भले ही आपने मेंस नहीं दिया हो। ठीक है, तो जितना बार परीक्षा के लिए हालांकि अगर आवेदन करते हैं तो उसको अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। अगर आप 10 बार भी आवेदन किए तो उसको अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। अगर परीक्षा में बैठ गए तो उसको अटेम्प्ट माना जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार ओबीसी के लिए 9 बार। अगर कोई ओबीसी कैंडिडेट है तो मैक्सिमम इस परीक्षा में 9 बार बैठ सकता है। और एससी एसटी को अनलिमिटेड है, यानी ये चाहे जितना बार बैठ सकते हैं, लेकिन कितना बार बैठ सकते हैं, तो ये 37 वर्ष की उम्र से पहले तक। ठीक है, अगर जो है कोई कैंडिडेट 37 साल से पार कर गया तो प्रयासों की सीमा अनलिमिटेड रहने के बावजूद भी वो नहीं बैठ पाएगा। तो एससी एसटी का कैंडिडेट 21 वर्ष से लेकर 37 वर्ष तक चाहे कितनी बार भी बैठ सकते हैं। तो कितना बार बैठ सकता है, अगर बहुत देखा जाए तो 16 बार बैठ सकता है। अगर कोई 21 साल के बाद से एग्ज़ाम देना शुरू किया तो 16 बार बैठ सकते हैं, लेकिन इतना बार कोई देता नहीं है, 5 से 7 बार लोग देते हैं। ठीक है, तो ये आपका अटेम्प्ट्स हो गया, योग्यता हो गया। यानी आपका अगर ग्रेजुएशन हो गया है तो निश्चित तौर पर 20-21 वर्ष के हो गए होंगे तो आपको फॉर्म भरना चाहिए। अब है कि क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन किसी भी संकाय में स्नातक डिग्री, आप चाहे आर्ट्स पढ़े हों, साइंस पढ़े हों, कॉमर्स पढ़े हों, इंजीनियरिंग पढ़े हों, या किसी भी इक्विवेलेंट जो स्नातक के इक्विवेलेंट है वहाँ से आपने डिग्री लिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं, ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम। ठीक है, और यहाँ तक कि अपीयरिंग कैंडिडेट के रूप में भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें क्राइटेरिया ये है कि रिजल्ट आपको इंटरव्यू तक आना चाहिए। यानी इंटरव्यू के समय में आपको वो डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, मार्कशीट। तो मार्कशीट कम से कम जो है इंटरव्यू तक आपका क्लियर हो जाना चाहिए। तो आप ये अपीयरिंग कैंडिडेट के रूप में भी
कि इस साल अगर आपने परीक्षा दिया और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, ठीक है, या देने वाले हैं परीक्षा, परंतु ये ध्यान है कि विभिन्न यूनिवर्सिटी में लेट होता है परीक्षा, तो यहाँ पर यूपीएससी का एक है छूट कि भाई इंटरव्यू तक आपको जो है वो डॉक्यूमेंट ला के प्रस्तुत करना पड़ेगा। ठीक है, अब है कि कैसे इसका प्लान ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, कौन कौन से पेपर का हमें एग्जाम देना होगा। ठीक है, तो प्रीलिम्स जो होगा ये एमसीक्यू होगा और यह क्वालिफाइंग होगा। इसमें 2 पेपर होंगे, जिसमें एक पेपर क्वालिफाइंग होगा और एक का अंक मेरिट के लिए जुड़ेगा। ठीक है, मेंस जो होगा वो लिखित होगा, यानी लिखना होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होंगे कि हिंदी के एक पेपर होंगे 300 अंक के, फिर इंग्लिश के होंगे, फिर एसे के होंगे पेपर 250 अंकों के। ठीक है, और फिर जीएस के 4 पेपर होंगे, 4 पेपर होंगे और वो होंगे 250 250 गुना 4। ठीक है, और ओरल जो है ये इंटरव्यू जो होगा वो मौखिक होगा 175 नंबर का। तो कुल मिला के ये प्लान ऑफ एग्जामिनेशन या यूँ कहिए सिलेबस के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से कि प्रीलिम्स जो है, प्रीलिम्स कितने अंकों का होता है और इसे क्वालिफाई करने के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इससे हम सफल कैंडिडेट जो हैं उससे हम भेंट वार्ता भी करवाएंगे, पॉडकास्ट करवाएंगे। फिर मेंस कितने पेपर का होता है और इसकी तैयारी की क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर भी चर्चा करेंगे। और ये दोनों विशेष है, इसके बाद आप यहाँ तक अगर पहुँच गए तो खुद ही मास्टर हो जाएंगे, फिर तो आपको बताने वाले काफ़ी सारे लोग रहेंगे। तो मेरा जो कहना है वह यही है आज का वीडियो कि आप अगर अपने जीवन में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं, अपना परिवार, समाज और देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं और सत्ता के शीर्ष पद पर बैठना चाहते हैं, तो आपको यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। ये यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करने में कम से कम आपको 2 वर्ष का समय निकालना होगा। ठीक है, और तब जाके आप बनेंगे। इस परीक्षा को निकालने के बाद अगर आपका रैंक सही रहा तो आप बनेंगे आईएएस और एक तरह से आप सत्ता के शीर्ष पद पर बैठेंगे और आपका कार्य होगा ऐसी नीतियां लागू करना, ऐसे नीतियों को इम्प्लीमेंट करना, ऐसी नीतियों को बनाना जिससे हमारे जो संवैधानिक लक्ष्य हैं वो पूरा हो, जो मानव कल्याण की अवधारणा है वो कंप्लीट हो और हमारा देश निरंतर आगे बढ़े और सभी खुशहाल रहें। तो इसी के साथ मैं इस वायदे के साथ कि अगले वीडियो में यूपीएससी के टोटल प्लान ऑफ एग्जामिनेशन और सिलेबस, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू पर चर्चा के लिए एक वीडियो लाएंगे और साथ ही पॉडकास्ट के जरिए जो इसमें सफल विद्यार्थी हैं उनसे हम भेंट वार्ता भी करवाएंगे। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।